नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल एग्री ग्रेट जीके पर मैं रूपलाल राजपूत सर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छूटा हुआ पार्ट 2013 का जो DGT का था, कह सकते हैं जो 2013 का हम लोग 2013 का जो पेपर कह सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व कर रहे थे, तो वो कह सकते हैं इस पे रिमाइनिंग जो पार्ट बचा हुआ था वो हम लोग अब आगे सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर सारे अच्छे लगें तो कह सकते हैं आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट पे बताएं कि किस प्रकार की वीडियो मतलब बनी है और जो भी कमियां हों वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, जिससे मैं जो कमियां होती हैं जो हम उसको दूर करें। ठीक है, तो हम देरी ना करते हुए चलते हैं क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर चुके थे, तो आगे हम लोग अब 50 के आगे से करते हैं। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। क्या दिख रहा है? 51 क्वेश्चन नंबर दिया है। अम्लीय भूमियों का प्रबंधन, जो अम्लीय भूमियाँ होती हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। किस प्रकार से अम्लीय भूमियों का प्रबंधन करेंगे, अम्लीय भूमि जो होती है उसका सुधार कैसे करेंगे, बात यहाँ पे ये पूछी गई है कुल मिला के। ए ऑप्शन दिया है चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, जो चूना युक्त जो पदार्थ होंगे उसको मिलाकर क्या हम सही कर सकते हैं। और बी दिया है क्षारीय उर्वरक प्रयोग करके, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सी ऑप्शन दिया है अवरोधी फसल, जो रेसिस्टेंट क्रॉप्स जो हैं कह सकते हैं तो वो भी उगा सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो राइट आंसर कौन सा हो सकता है यहाँ पे बताएं सारे लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी जा रही है फोर्थ की ओर। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं अम्लीय मृदा है तो उसमें चूनायुक्त पदार्थ को मिलाकर भी हम लोग सही कर सकते हैं और क्षारीय उर्वरक भी प्रयोग कर सकते हैं। अवरोधी क्रॉप तो जो कह सकते हैं रेसिस्टेंट क्रॉप को ग्रो करके भी हम लोग कह सकते हैं प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहीं पे देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा चूना द्रव्यों का प्रयोग जो यहाँ पे दिए हैं उस सारे सूत्र वगैरह उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिख रहा होगा सभी लोगों को कि 1 हेक्टेयर कितना, 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर केला अगर लगाएंगे तो कितनी कह सकते हैं जो पंक्तियाँ होंगी, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो पंक्तियाँ होंगी कह सकते हैं सकर्स। ठीक है, उसका जो इंग्लिश में कहते हैं पंक्तियों को सकर्स। ध्यान रखिएगा सारे लोग, जो सकर्स होते हैं सकर्स का ही तो प्रयोग करते हैं बुआई के लिए, कह सकते हैं उसी से ही तो न्यू क्रॉप कह सकते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने यूज होंगी? ए ऑप्शन दिया है 5000, बी दिया है 1000 और सी दिया है 1500, डी दिया है 2500। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है सी। कितना? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1500 से 1600 कह सकते हैं यूज कर सकते हैं। कितना? 1500 से 1600, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं ये वाला फंस गया है 1500। ठीक है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए। कह सकते हैं जो
पपाया की क्रॉप जो है कह सकते हैं उसमें मेन प्लांट की परसेंटेज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन में दिया है 5%, बी में दिया है 10%, सी में दिया है 20%, डी बोल रहा है 30%। तो कौन सा सही हो सकता है? आप लोग जान रहे होंगे सारे लोग। राइट आंसर क्या होगा? वी। कौन सा होगा? वी। क्यों वी होगा? 10%, यहाँ पे 10% सही है, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे मेल एंड कह सकते हैं मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है कितना होता है? 1:10 का। ठीक है, 1:10 का कह सकते हैं। अगर एक पौधा मेल का होगा तो 10 पौधे वहाँ पे फीमेल के होंगे, मतलब मादा के। एक अगर नर का होगा तो 10 किसके होंगे? मादा के। ठीक है, तो उसी हिसाब से कह सकते हैं 100% अगर मादा होगी तो 10% किसका होगा? नर का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 10%। ध्यान रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में काफ़ी दिया है, अच्छा कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं थोड़ा। क्या? फसल खेती के लिए खेत में 10% नर पौधे होना चाहिए, आवश्यक है। इससे अधिक नर पौधों को काट देना चाहिए, बिल्कुल काट देना चाहिए। नर पौधों के पपीता के नर पौधों में उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है, कह सकते हैं कि पपीता में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि पूछी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट है। तो कौन सी विधि होती है? अंगीठी विधि। अंगीठी विधि मीन्स रिंग। ठीक है, रिंग मेथड, याद रखिएगा सारे लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अमेरिकन कपास की बीज दर, जो अमेरिकन कपास है उसकी बीज दर पूछी गई है। ठीक है, तो क्या होगी बीज दर? क्या 8 से 10%, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो सकती है, या बी दिया है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी दिया है 20 से 25, डी दिया है 25 से 30 किलोग्राम। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? राइट आंसर होता है यहाँ पे बी, 15 से 20 किलोग्राम। ठीक है, ये अमेरिकन कॉटन की बीज दर है पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, यहीं पे और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है। देश में मुख्यतः जिन अमेरिकी कपास की खेती होती है वो है इस प्रकार है, कह सकते हैं जो अमेरिकन कपास की जो कह सकते हैं स्पीसीज हैं। ठीक है, स्पीसीज मतलब उसकी प्रजातियाँ। ठीक है, सॉरी स्पीसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? गोसिपियम हिस्सुटम वी दिया है, सेकंड दिया क्या है? गोसिपियम बार्बाडांस। ठीक है, तो ये हिस्सुटम अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है और गोसिपियम बार्बाडांस, तो ये अमेरिकन की हो गई। और वहीं पे 2 दी हैं देसी की। कितनी दी हैं? देसी की भी 2 हैं। ठीक है, गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम। ठीक है, ये काफ़ी पूछ लिया जाता है, अभी आपका MSc के पेपर चल रहे थे, कह सकते हैं वहाँ पे अमेरिकन कपास का भी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो क्या वहाँ दिया था? गोसिपियम हिर्सुटम वाला सही था। ऐसे देसी का भी पूछा गया था, तो गोसिपियम अर्बोरियम वाला पूछा गया था। ठीक है, तो ये दोनों पूछे गए थे, तो मैं ये भी बताता चलूँ साथ में, मैंने सोचा। ठीक है, यहीं पे और भी देख सकते हैं अमेरिकन कपास की ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 15 से 20 किलोग्राम। वहीं देसी कपास की बात करेंगे, देसी कपास की औसतन बीज दर जो होती है 10 से 18 किलोग्राम तक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कह सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल प्रणाली का है? कह सकते हैं जो भारत में जो कह सकते हैं जो क्षेत्रफल है, कौन सी फसल प्रणाली का सर्वाधिक है? क्या ए ऑप्शन सही है मक्का गेहूँ, या बी सही है धान गेहूँ, सी में दिया है धान धान धान, डी में दिया है धान तिल? तो कौन सा सही होगा? आप लोग जान रहे होंगे कि खरीफ में हम लोग करेंगे धान को और रबी में गेहूँ को। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का है उसमें भी बहुत ज़्यादा और सिर्फ कह सकते हैं धान ही होता है, उसके बाद गेहूँ बो लेते हैं। ठीक है, तो यही ज़्यादा चल रहा है भारत के क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यही सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे दिया है धान में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, गेहूँ में जो प्रोटीन होती है ग्लूटीन होती है, और धान में होती है जो ओराइजिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? ओराइजिन प्रोटीन। ठीक है, ओराइजिन प्रोटीन। और गेहूँ में सिर्फ प्रोटीन की बात करें तो 10 से 12% तक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे लोग। मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन नंबर। क्या है? निम्न में से एक सफ़ेद सोना कहलाता है। क्या? सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड। क्या कहेंगे? वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? ए ऑप्शन में दिया है यहाँ पे कपास, बी दिया है अंडा, सी दिया है अफीम या पोस्ता, डी दिया है दूध। तो कौन सा होगा यहाँ पे? सारे लोग जान रहे होंगे कॉटन। कॉटन कैसी होती है? वाइट होती है, इसलिए कॉटन को ही सफ़ेद सोना की संज्ञा दी गई है, यही कहलाता है। ठीक है, यहीं पे हम बात करें, कपास एक प्रमुख रेशे वाली व नकदी फसल है। ये भी पॉइंट याद रखने योग्य हैं आप लोगों को। काफ़ी कह सकते हैं यहाँ से हेल्प मिलेगी तैयारी में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कह सकते हैं इस प्रकार की जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ और भी देख सकते थे, थोड़ा इसका मैटर दिया है बढ़िया। क्या दिया है? कपास एक प्रमुख रेशे वाली फसल, वो तो देख ही चुके, नकदी फसल भी है। और क्या है? क्षेत्रफल भारत में सबसे सर्वाधिक है। फिर उत्पादन में की बात की जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये इतना ही याद रखेंगे इसमें। इससे किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी कहते हैं। और वाइट गोल्ड मीन सफ़ेद सोना, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। और ये मालवेसी कुल का पौधा है। कैसा है? मालवेसी कुल का, ध्यान रखिएगा, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अफीम को यहीं पे बोलेंगे, अफीम को हरा सोना भी कहते हैं। ठीक है, अफीम जो है आपका पोस्ता है उसको किस नाम से जानते हैं? हरा सोना के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? दशहरी इंटू नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है? तो कौन सी की गई है? राम केला की गई है, या मल्लिका, या स्वर्ण रेखा, या आम्रपाली? तो बताएं कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली। ठीक, इसको ये भी बोल देते हैं, अगर याद करना चाहें, DNA मीन्स, D मीन्स दशहरी और N मीन्स नीलम, A मतलब आम्रपाली। ठीक है, तो DNA के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्रॉस आम्रपाली का। ठीक है, ये ट्रिक छोटी मोटी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन में दिया है कि बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है।
कह सकते हैं बरसीम जो चारे के लिए बोई जाती है उसके साथ में जो मिश्रित फसल अगर करनी है तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसके साथ रहेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया है बरसीम प्लस जई, बी दिया है बरसीम प्लस सरसों, सी दिया है बरसीम प्लस जौ, डी दिया है बरसीम प्लस गेहूँ। तो कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे? राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे होता है ए ऑप्शन। ठीक है, बरसीम और जई को हम लोग मिक्स करके अच्छा कह सकते हैं चारा ले सकते हैं। क्यों कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा? इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि बरसीम जो है लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करती है। ठीक है, और आपकी जई है ये आपकी ग्रेमनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे कंटिन्यू मतलब सीरीज को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो इसी प्रकार से वीडियो नए नए लाते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहीं पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? क्या लिखा है? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला है? मीन्स फर्स्ट कह सकते हैं रूरल हेलो, अच्छा आवाज़ आ रही है? अच्छा, पहला जो कह सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला है? तो ए ऑप्शन में दिया है 1980, बी दिया है 1975, सी में दिया है 1950, डी दिया है 1955। तो कौन सा होगा राइट आंसर? 1975 में। ठीक है, 1975 दिया है राइट आंसर आप लोगों का। क्या है? 1975, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहीं पे कुछ विशेष जानकारी दी है। 1975 में एम नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, जीके के पर्पज से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखें कि 1975 में किसकी स्थापना हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये कहाँ पे पहले खुली थी? मुरादाबाद, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन जौ की छिलके रहित प्रजाति है? पूछिए छिलका रहित जो जौ की प्रजाति है वो कौन सी है? ए ऑप्शन में दिया है आपको विजया, और बी में दिया है, क्या दिया है? ज्योति, और सी में दिया है अंबर, और डी में दिया है गीतांजलि। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप लोगों का? यहाँ पे बताएं सभी लोग। तो राइट आंसर होगा गीतांजलि। गीतांजलि को के 1149 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? के 1149। गीतांजलि जौ की छिलका रहित एक उन्नतशील कह सकते प्रजाति है। ठीक है, और ये 90 से 95 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। शुष्क क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड के लिए उत्तम मानी जाती है। ठीक है, और इसकी जो उपज है 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार है इसकी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं क्विज को। ठीक है, ये कह सकते हैं चल रहा है हम लोगों का पेपर, तो इसको थोड़ा तेज करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अलग दिया है गन्ने की अधिशाली जो बुवाई करते हैं वो कब करते हैं? गन्ने की अधिशाली बुवाई होगी वो कब करेंगे? तो क्या ए ऑप्शन जुलाई में करेंगे, या अक्टूबर में, या फरवरी, या मार्च? बताएं सारे लोग कब करेंगे अधिशाली गन्ने की? अधिशाली का मतलब है आधशाली, आधा मतलब कह सकते हैं
तो कंप्लीटली साल, ठीक है। अर्धसाली, आधा मतलब कह सकते हैं उसका जो टाइम होता है, ठीक है। 18 महीने की होती है अर्धसाली फसल, ठीक है। क्या होता है, राइट आंसर होगा जुलाई। क्या होता है, जुलाई अगस्त में हम लोग बोते हैं फसल को, ठीक है। अर्धसाली वाली कब बोते हैं, जुलाई और अगस्त में। और कह सकते हैं 18 महीने में तैयार हो जाती है पककर फसल, ठीक है। इसीलिए इसको अर्धसाली फसल कहते हैं। इसकी बुवाई जुलाई महीने में की जाती है, कह सकते हैं। अगर यहाँ पे दिया होता जुलाई टू अगस्त, क्या दिया होता जुलाई टू अगस्त, तो ये भी कर सकते, क्योंकि जुलाई से अगस्त तक कर सकते, ठीक है। तो राइट आंसर हम लोगों का यहाँ पे हो ही चुका है ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 62 क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा जॉपोनिकम का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया भेदक, वी दिया है उक्टा, बेल्ट मीन्स, ठीक है। भेदक मीन्स बोरर होता है, उक्टा मीन्स बेल्ट, और ये दिया है सी पछेती झुलसा या मुरझाना, और डी दिया है गिट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सारे लोग बताएं क्या होगा। ट्राइकोडर्मा जॉपोनिकम जो है किसके लिए यूज करते हैं, बताएं सारे लोग। तो बेल्ट जो होता है, कह सकते हैं बेल्ट उक्टा, उक्टा के लिए करते हैं ट्राइकोडर्मा जॉपोनिकम, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल नियंत्रण है, कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है निम्न में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है। ए दिया है बकरी, बी दिया है भेड़, सी दिया है भैंस, और डी में दिया है गाय। तो यहीं पे बात करेंगे, वसा सब सर्वाधिक होता है भेड़ के दूध में, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में वसा भेड़ के दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होता है। यहीं पे कह सकते हैं कंपेरिजन करके दिया है, कुछ जंतु दिए हैं इस साइड में, इधर दिया है वसा प्रतिशत। तो भेड़ में कितना होगा, 8.92%, कितना होगा 8.92%। भैंस में होगा 7.38%, गाय के दूध में होगा 4.14%, और बकरी के दूध में होगा 4.13%, ठीक है। लगभग गाय और बकरी के दूध में लगभग बराबर बराबर होता है, लगभग 1.2 में अंतर है, ठीक है। तो ध्यान रखें, सर्वाधिक जो वसा होता है वो 8.92% भेड़ में पाया जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों का भेड़ वाला सही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विचरण, क्या दिया, विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची है। मतलब पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछी गई किसकी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या विचरण खेती। क्या होगा इसका, आप लोग जान रहे हैं क्या होती है। ए ऑप्शन में दिया है झूमिंग कल्टीवेशन, बी दिया है पैरा खेती, सी दिया है जैविक खेती, और डी दिया है वारानी खेती, वारानी खेती। कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, झूमिंग खेती, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है, देख सकते हैं। क्या है, देश के कुछ हिस्सों में झूम खेती होती है, बिल्कुल सही बात, खासकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में झूम खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। यह खेती की ऐसी विधा है जिसमें लगातार एक ही प्रकार की फसलें एक ही भूमि में ली जाती हैं। इससे वहाँ की उर्वरा
खत्म हो जाती, कह सकते हैं उर्वरा शक्ति वहाँ की खत्म हो जाती है। कह सकते हैं धान के बाद धान इसी प्रकार से लेते रहते हैं, जिस प्रकार से वहाँ की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आप एक ही क्रॉप लेते रहेंगे तो बिल्कुल है कि वो आपका कह सकते हैं प्रोडक्शन डाउन होगा, उर्वरा शक्ति डाउन होने के बाद, ठीक है। इसीलिए वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह कह सकते हैं जाते हैं, जंगल झाड़ियाँ वहाँ पे आग लगा देते हैं, शिफ्ट होते हैं वहाँ पे। इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर खेती करने लगते हैं। तो इस प्रकार की इस तरह यह क्रिया एक प्रकार विचरणी मतलब शिफ्टिंग हुआ, इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि धान, गेहूं और जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। किसका? धान, गेहूं और जौ, मीन्स राइस, व्हीट एंड बार्ले, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम कह सकते हैं मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है, इसे पृथक्करण दूरी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कितनी होगी? 3 मीटर होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहीं पे कि क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल है, कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। कह सकते हैं इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से एक मोटे अनाज से संबंधित फसल है। ए में दिया है गेहूं, क्या गेहूं है या धान है या जौ है या बाजरा। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा बाजरा, ठीक है। मिलेट भी कहते हैं बाजरा को, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे लोग। बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, मडुआ सम्मिलित हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मोटे अनाज के अंतर्गत? बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, मडुआ हो गया, यही हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे लोग। यहीं पे और भी दिए हैं कुछ लघु अनाज, ठीक है। क्या दिए हैं? लघु अनाज। इसके अंतर्गत मडुआ, रागी, कोदो, सांबा, काकुन, चेना, कुटकी आदि सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे लोग। और भी यहीं पे कुछ जानकारी दी है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो होती हैं उसके अंतर्गत कौन आता है? गेहूं आता है, धान आता है, जौ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये प्रमुख खाद्यान्न जो फसलें होती हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहीं पे, क्या दिया है? दिया है कैजानस, कजान, यल वैज्ञानिक नाम है। कह सकते हैं ये क्या जौ का है या ज्वार या अरहर या गेहूं। तो आप लोग जान रहे होंगे यहाँ पे राइट आंसर है सी, अरहर का। क्या है? कजानस, कजान, ठीक है। और जौ का ही बात करते हैं, अगर वैज्ञानिक नाम आ जाए या पूछा जाए तो इसका क्या होता है? हार्डियम वल्गेर। क्या होता है? हार्डियम वल्गेर। ज्वार की बात करें अगर तो इसका होता है पेनिसेटम टाइफोइडस, ठीक है। और यहीं पे बात करेंगे गेहूं की, टिटकम एस्टिनो होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे लोग। और यहाँ पे कह सकते हैं 2n नंबर भी याद रख सकते हैं। जो अरहर में कह सकते हैं 2n नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। और जौ में होते हैं जो 2n नंबर, कितने होते हैं? कितने होते हैं इसमें? जौ में होंगे आपके जौ में होंगे 14, ठीक है। 2n नंबर कितने होंगे? 14। गेहूं में होते हैं 42, ठीक है। और ज्वार की बात करें तो कितने होते हैं? 20। ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने होते हैं? 22। ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जाए, क्या पूछा गया उसमें। देखिए यहाँ पे फैमिली भी बता दी गई है, उसी प्रकार से डिफाइन कर दी हैं उनकी। जौ की जैसे हार्डियम वल्गेर हो गया, ग्रेमनी फैमिली, ज्वार, सोरगम बाइकलर, ठीक है। सोरगम बाइकलर इसका है। और जो मैंने थोड़ा
कंफ्यूज हो गया था, पेनिसिलियम टाइफूडस बताया था, वो होता है एक्चुअली में बाजरा का। किसका होता है? बाजरा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो, थोड़ा दिमाग से उतर गया। ठीक है, तो आगे हाँ, सोरगम बाई कलर है, ज्वार का फैमिली ग्रेमी, अरहर कैजानस का जान लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, गेहूँ का टेटकम ऑस्टिवम ग्रेमी फैमिली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन और अक्सर चर्चा में बना रहने वाला क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मतलब 68, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बताएं सारे लोग। तो ये आप लोग सारे लोग जान रहे होंगे, ये जिंक की कमी से होता है। जिंक मीन्स जस्ता, मतलब कह सकते हैं जस्ता की कमी से होता है, जान रहे होंगे सारे लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है जिंक। ठीक है, तो कह सकते हैं जिंक की न्यूनता से के कारण ये खोजा कहाँ गया था? सबसे पहले कह सकते हैं पंतनगर में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे लोग। इसमें जो कह सकते हैं जो रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है? कत्थई रंग के छिटकवां धब्बे दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए खड़ी फसल में क्या करते हैं, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है, खड़ी फसल में क्या करेंगे? 5 किलोग्राम का कह सकते हैं जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना और 2 किलोग्राम 2% यूरिया का घोल 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव कर देते हैं। रोपाई या बुवाई के 10 दिन बाद और दूसरा छिड़काव जो होता है 10 से 15 दिन बाद करना चाहिए, अथवा बुवाई से पहले मिट्टी में 25 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट मिलाएं तो आपकी कह सकते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। किससे? खैरा घी से। ध्यान रखिएगा। अगला दिया है यहीं पे क्वेश्चन, एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। जो एजोटोबैक्टर है ये एक फ्री लिविंग कह सकते हैं, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये क्या करता है? दलहनी फसलों में क्या करता है? ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर से, वातावरण से क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए धान, बी में गन्ना है, सी में दिया है कपास और डी दिया है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे कह सकते हैं आपका कपास भी होगा, गन्ना भी होगा और धान, गन्ना, कपास तीनों होंगे। तो मीन्स चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, एजोटोबैक्टर का प्रयोग किस में कर सकते हैं? धान हुआ, गन्ना हुआ, ठीक है, कपास हुआ और किस में कर सकते हैं? गेहूं में कर सकते हैं। ठीक है, गेहूं में और कर सकते हैं इसका प्रयोग, ध्यान रखना सारे लोग, गेहूं में और कर सकते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है इसका मैटर, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन दिया है 70 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है किस फसल की कुल जलवायु सबसे अधिक है? कह सकते हैं कुल जलवायु पूछी गई, सर्वाधिक किस फसल की है? क्या धान की है या गन्ना की है या आलू या गेहूँ? तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो गन्ना की फसल है कम से कम 1 साल डेढ़ 2 साल खड़ी रहती है खेत में, तो पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा तो इसी की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, गन्ना। ठीक है, गन्ना बहुवर्षीय क्रॉप है कह सकते हैं। ठीक है, अगला कह सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, कुल जलवायु की जो सूची यहाँ पे दी गई है कह सकते हैं, याद रख सकते हैं आप लोग, देख रहे होंगे। गन्ना में सर्वाधिक दिया है। ठीक है, और सबसे कम बात करेंगे यहीं पे चना का दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या हो सकता है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी। जो खरीफ सीजन कह सकते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, खरीफ सीजन की दलहनी फसलों में जो खरपतवार नाशी प्रयोग करेंगे, कौन सा करेंगे? तो आप लोग जान रहे होंगे, दलहनी फसलों के लिए पेंडिमेथिलिन करेंगे, वो भी कह सकते हैं खरीफ सीजन में। ठीक है, सीजन की शुरुआत खरीफ से ही होती है, खरीफ, रबी एंड जायद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंडिमेथिलिन सबसे बेस्ट होता है, स्टॉम इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, स्टॉम 30% EC होता है 30। ठीक है, बुआई के तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, वीड जो होते हैं खरपतवार ना जर्मिनेट हो पाए। अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया है 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 72 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 72 में बोला है सोयाबीन किस कुल का पौधा है? तो आप लोग जान रहे होंगे सोयाबीन किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल होता है, कुल का पौधा है। इसमें गुणसूत्र जो होते हैं कितने होते हैं? 40। सोयाबीन में कितने गुणसूत्र होते हैं? 40। इसका उत्पत्ति स्थान भी याद रखेंगे, कहाँ है? चाइना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ पे दिया है भारतीय गन्ना अनुसंधान? तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। सन 1952 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में खोला गया। कानपुर में नेशनल शुगर क्या है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। मीन्स कानपुर में क्या है? NSI है, और वहाँ लखनऊ क्या है? IISR। ध्यान रखिएगा सारे लोग, IISR कहाँ है? लखनऊ में, और NSI कहाँ पे है? आपका कानपुर में। याद रखिएगा, IISR की स्थापना पूछी जाएगी, कब हुई है? 1952 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहीं पे, गेहूं के प्रति नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी है? नमी के प्रति पूछा गया है, तो आप लोग बता सकते हैं, सारे लोग जान रहे होंगे। ताजमूल अवस्था मतलब CRI स्टेज, CRI जो स्टेज होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, ताजमूल अवस्था जो होती है, कह सकते हैं बनते समय। तो आगे देखते हैं, ये 20 से 25 दिनों में आती है। कितने दिनों बाद आती है ताजमूल अवस्था? पूछा जाता है, बता दें सारे लोग, 20 से 25 दिन में कह सकते हैं पहली सिंचाई करते हैं ताजमूल की अवस्था पर। कब करते हैं पहली सिंचाई? ताजमूल की अवस्था पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 से 25 दिन आप लोग याद रखना। ठीक है, 20 से 25 दिन बाद में। ठीक है, पहली सिंचाई अति आवश्यक होती है। ये भी कह सकते हैं, अगर उस एज पे कर देते 2 से 3 कुंटल आपकी उपज बढ़ भी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, पपीता के किस भाग से पपें प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग बताएं, क्या तना से प्राप्त करते हैं, पके हुए फल से, या फूलों से, या कच्चे फलों से? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कच्चे फलों से। ठीक है, पपीते के कच्चे फलों से पपेन निकाला जाता है। ठीक है, पपेन विभिन्न प्रकार की औषधि बनाने में काम आता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दिया है, भेड़ का जो नर मेढ़ा होता है, मेल शीप होता है, क्या कहलाता है? बताएं सारे लोग। जो भेड़ का कह सकते हैं रेम होता है। क्या होता है? रेम, RAM, ऐसे भी लिखा जाता है, रेम। ठीक है, जो भेड़ का नर कह सकते हैं नर मेढ़ा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? रेम, ध्यान रखेंगे। आगे दिया है, भेड़ का नर
मेल, रेम और भेड़ के ब्याने की जो क्रिया होती है वो लाइमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइमिंग। ठीक है। अब यहीं पे मैं पूछूं, जो सूअर के ब्याने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? फैरोइंग। ध्यान रखें सारे लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77 दिया है 2,4-D का प्रयोग किस प्रकार के खरपतवार नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, कह सकते हैं? तो ये तो सारे लोग जानते होंगे, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, ब्रॉड लीफ और वीट, जो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? 2,4-D में 80% सोडियम साल्ट होता है। कितना होता है? 80% सोडियम साल्ट का रसायन उपयोग करते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौड़ी पत्ती जो खरपतवार होते हैं उसका सबसे बेस्ट कह सकते हैं वीडीसाइड कौन सा होता है? एक हार्मोन के रूप में भी काम करता है। ये भी आप लोग जान रहे होंगे। 2,4-D का अगर हम लोग कह सकते हैं 20% मोर देन 20%, मतलब 20% से अधिक अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा, और अगर लेस देन 20% से कम कह सकते हैं यूज करते हैं तो ये हार्मोन का काम करता है। सारे लोग जान रहे होंगे, तो इस चीज़ को विशेषकर याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 78, संकर सूरजमुखी की बीज दर होती है। संकर जो हाइब्रिड जो सनफ्लावर है उसकी सीड रेट क्या होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 7 से 8 किलोग्राम। जो हाइब्रिड सीड कह सकते हैं कॉटन का, सनफ्लावर का कितना होगा? 7 to 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है, लोग जान रहे होंगे सारे लोग, समझें इसको ध्यान से। और 45 से 46% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। यह सूखे तथा बाढ़ को सहने की क्षमता व लवणीय दशाओं में भी खेती की जा सकती है, इसलिए कह सकते हैं। ठीक है। और क्या है ये भी पता होगा, पता कर लें आप लोग। इसकी बीज दर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 6 से 8 किलोग्राम। और ये कंपोजिटी कुल का पौधा है। कैसा है? कंपोजिटी कुल का है। संकुल जो वैरायटी का कह सकते हैं किस्मों का होगा 8 से 10 किलोग्राम। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। कंपोजिट, हाँ कंपोजिट संकुल किस्मों के लिए। ठीक है, कंपोजिटी उसे कहते हैं। इसकी फैमिली भी होती है कंपोजिटी या स्ट्रेसी। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, कोई नहीं। यहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है सारे लोग चैनल को ध्यान से देखें और शेयर करें। ठीक है, यहाँ पे दिया है 79, प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीट व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई। तो कहाँ से आए? यूएसए। ध्यान रखना, प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा एजुकेशन एक्सटेंशन जो है, तो ये कहाँ से आई? सबसे पहले यूएसए। ठीक है, सर्वप्रथम ध्यान रखना सारे लोग। अगला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 80, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है? पूछा गया कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है। ब्लास्ट रोग लगता है बिल्कुल, खैरा रोग तो बहुत ज़्यादा लगता है, टुंगरू वायरस ये भी लगता है। आप लोग जान रहे होंगे टिक्का जो होता है ये किस में लगता है? मूंगफली में। किसमें लगता है? मूंगफली, मूंगफली। ठीक है, ग्राउंडनट में लगता है, सारे लोग जान रहे होंगे। टिक्का जो रोग होता है कह सकते हैं इसमें 2 प्रकार के काजुल ऑर्गेनिज जिसके जो रोग कारक होते हैं वो होते हैं, एक सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, एक होता है सर्कोस्पोरा आसिडिकोला। ये एक कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। किसके द्वारा? कवक द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कवक द्वारा बीमारी फैलती है। ठीक
ठीक है। और इसके जो पैथोजेंस होते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा आसिडिकोला, इसका जो कह सकते हैं 2 प्रकार के जो इसमें जो लगते हैं, एक अगेती एक पछेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है यहीं पे, अगला दिया है 81, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो कौन सी, गन्ना, मसूर या मूंगफली या मक्का? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा मक्का, ठीक है। इसको सभी सीजनों में बो सकते हैं, सभी ऋतुओं में, ठीक है। क्या है? मक्का सभी ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल है, ठीक है। मक्का खरीफ मक्का की बुवाई जून के अंतिम सप्ताह में की जाती है। और भी यहाँ कुछ डिटेल दिया है। रबी जो मक्का है, रबी मक्का का मुख्य रूप से बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसकी बुवाई उपयुक्त समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक की होती है। खासकर आप लोग याद रखें कि रबी सीजन की जो क्रॉप होती है मक्का की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? बिहार में की जाती है। ध्यान रखना सारे लोग, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है, कैसे? एजोला जो है किस फसल का नाइट्रोजन का स्रोत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया है गेहूँ या धान, बी दिया है, सी दिया है मटर, डी दिया है आलू। तो कौन सा होगा राइट आंसर? सारे लोग जानते होंगे एजोला एक प्रकार का क्या है? फर्न है। क्या है? फर्न, जलीय फर्न है, ठीक है। तो ये किस में यूज होता है? धान में, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे लोग। ये क्या होता है? एक छोटी सी फर्न है, इसकी पत्ती में कह सकते हैं क्या होता है? एजोला एक यहाँ दिया है, कुछ जानकारी दी है। एजोला एक छोटी पत्ती, एजोला एक छोटी तैरने वाली फर्न है। इसकी पत्ती में ब्लू ग्रीन एल्गल सिम्बायोंट मीन्स एनाविना एजोली, क्या? एनाविना एजोली होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसका उपयोग धान में 2 तरह से होता है। धान की खेती से पूर्व खेत में हरी खाद के रूप में भूमि में मिलाना, दूसरा धान की फसल और एजोला साथ में उगाना, मीन्स डुअल क्रॉपिंग। धान की लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए दोहरी फसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, मृदा कटाव की प्रथम दशा है, पूछा गया है। जो मृदा कटाव होता है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है? सॉइल इरोजन की जो फर्स्ट स्टेज होती है क्या होती है? बताएं सारे लोग। तो इसमें सारे लोग जान रहे होंगे स्प्लेश क्या है? स्प्लेश कटाव क्या है? स्प्लेश कटाव, स्प्लेश इरोजन जो होता है, स्प्लेश क्या होता है? इंग्लिश में स्प्लेश ऐसे लिखेंगे, स्प्लेश इरोजन, ठीक है। तो स्प्लेश कटाव याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी भी दी है, क्या दी है? यह मृदा की क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था है। जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो ये मृदा कणों को मूल स्थान से क्या करती हैं? मृदा कणों को मूल स्थान से छिन्न भिन्न कर देती हैं। इससे भूमि की जल प्रवेश क्षमता भी कम हो जाती है। यह वर्षा कह सकते हैं, यह क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार व गहनता से प्रभावित होता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? यह है गोबर खाद प्रयोग, बी दिया है संतुलित उर्वरक, सी में दिया है उर्वरक जैव उर्वरक, डी में दिया है यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। तो कौन सा होगा? पूछा गया है सतत या टिकाऊ खेती का उदाहरण कौन है? जान रहे होंगे, नहीं पूछा गया है। तो कौन सा होगा? यूरिया का अधिक प्रयोग जो होता है,
ये नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 में दिया है, निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? क्या है? ऐसा कौन सा घटक है जो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा राइट? ए ऑप्शन राइट होगा। जैव विविधता जो होती है वो नहीं पर्यावरण को प्रभावित करती है। मोनोक्रॉपिंग ये तो बहुत ज़्यादा करेगी, एक ही फसल अगर बार बार ग्रो करेंगे तब भी पर्यावरण प्रभावित होगा। सघन खेती करेंगे तब भी प्रभावित होगा। पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका रेजिडुअल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रदूषण बहुत फैलता है उससे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? 86 नंबर क्वेश्चन में दिया है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग पूछी गई। अगर धान के बाद गेहूं बो रहे हैं तो क्या दें, कितना देंगे? वी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखेंगे सारे लोग। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे, 60 किलोग्राम फास्फेट देंगे, 40 किलोग्राम पोटास। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होगा? 120, 60, 40 नाप देते हैं गेहूँ की फसल में अगर धान के बाद ले रहे हैं तो। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की पूछी गई मुख्य हरी खाद की फसल कौन है? ढैंचा। ठीक है, ध्यान रखें सारे लोग, मुख्य हरी खाद की फसल ढैंचा। क्या उत्तर प्रदेश की प्रमुख हरी खाद ढैंचा है। हरी खाद में ढैंचा का प्रमुख स्थान है। ढैंचा को कम वर्षा व अधिक वर्षा वाले स्थानों जहाँ की पानी भरा रहता है और लवणीय या क्षारीय मृदा वाले क्षेत्रों में भी भली भांति उगा सकते हैं। ढैंचा की पलटाई अगस्त तक कर दी जानी चाहिए ताकि सड़ सके अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 88 काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन और अक्सर चर्चा का क्वेश्चन रहता है। क्या है? मनुष्य के द्वारा निम्न में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान फसल है? कैसा? मनुष्य ने जो बनाया ऐसा कौन सा निर्मित धान फसल है? गेहूँ है या टिटिकल या जौ या राई? सारे लोग जान रहे होंगे कौन सा होगा? टिटिकल। अब यही बात करेंगे अगर टिटिकल की। टिटिकल बनाया किसने था? रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने। किसने बनाया था? रिम्पू। ठीक है, रिम्पू ने बनाया था 1890 में। ध्यान रखिएगा 1890 में बनाया था। और एक क्रॉस किसके बीच का था? गेहूँ इंटू राई। किसका? गेहूँ और राई। ठीक है, इसके बीच का संकरण है। ध्यान रखें सारे लोग। और ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। कैसा क्रॉस है? इंटर स्पेसिफिक। ये भी ध्यान रखें, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? जो पोटेशियम क्लोराइड है आपका, इसको किस नाम से जानेंगे? जो पोटेशियम क्लोराइड है आपका, कह सकते हैं इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्या है? पोटेशियम मतलब KCl। आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, KCl बोल देते हैं, तो इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? कह सकते हैं 60% जो होता है K2O होता है। पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? 60% तक होती है। ठीक है, जो कह सकते हैं पोटेशियम उर्वरकों में सबसे मुख्य माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे पोमोलॉजी। क्या दिया है? पोमोलॉजी संबंधित है। पोमोलॉजी किससे संबंधित होगा? बताएं सारे लोग। फलों की खेती से होगा। और सब्जी खेती से क्या होगा? ओलिकल्चर। फूलों की खेती से क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ध्यान रखें सारे लोग। फल संरक्षण तो जाने लगे, प्रोसेसिंग जो की जाती है फल को संरक्षण करने के लिए, तो ध्यान रखें सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट
अगला क्वेश्चन 91 दिया है, भूक्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जो भूक्षीणन होती है उसके लिए उत्तरदायी क्या नहीं है? भूक्षीणन जो होता है उसके लिए उत्तरदायी क्या नहीं है, जल्दी बताएं फटाफट आप लोग। आपका जो होगा भूक्षीणन, जो पेड़ लगाना, पेड़ लगाएंगे तो भूक्षीणन क्यों होगा? आपकी सॉइल इरोजन क्यों होगा जब पेड़ लगा देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर अधिक चराई करेंगे तब तो बिल्कुल होगा, पेड़ की कटाई करेंगे तब भी होगा, और सघन खेती, बहुत ज़्यादा खेती तब भी होता है। बार बार जुताई करेंगे, खुदाई करेंगे, निराई गुड़ाई तो बिल्कुल होता है भाई। तो आपका राइट आंसर होगा अधिक पेड़ लगाएं, जिससे आपकी भूमि जो है संरक्षित रहेगी। ठीक है, यहीं पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, खेती पत्रिका। क्या दिया है? खेती जो पत्रिका है कहाँ से निकाली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कई बार इसको आते हुए देखा है एग्जामों में। पहला दिया है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। बी दिया है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। सी दिया है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। डी में दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? सारे लोग जान रहे होंगे, आप लोगों का होगा नई दिल्ली। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जान रहे होंगे। आप लोग खेती पत्रिका याद रखें, कहाँ से निकाली जाती है? नई दिल्ली से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 93। क्या बोल रहा है? ग्रीन ईयर डिजीज, जान रहे होंगे आप लोग। ग्रीन ईयर डिजीज मतलब हरित बाल रोग। लिखा है यहाँ पे हिंदी में, लेकिन यूज शब्द हुए हैं इंग्लिश के। आप लोग विशेष ध्यान दिया करें, इसीलिए बोलता हूँ मैं कि इंग्लिश पर विशेष फोकस करें, तो आप लोगों की एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं ग्रीन ईयर रोग आप लोग खूब जानते होंगे कि ये बाजरा का रोग है। देखा होगा हरित बाल रोग, बाजरे के खेत में कभी गए हों तो शायद देखिए वो बाल जो उसकी होती है ऊपर एकदम जर्मिनेशन टाइप का, मतलब उसमें मतलब हरी हरी एकदम हो जाती है। जो उसके ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन नया बन के उसमें वो हरा हरा एकदम जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे लिखा है ग्रीन ईयर डिजीज जो होता है ये बाजरा के डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी इसे जानते हैं। क्या जानते हैं? डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है, जो रोग कारक है, क्या है? क्लोरोस्पोरा। क्या है? क्लोरोस्पोरा ग्रेमिकोला। ये फफूंदी के कारण होता है, ये भी याद रखें। इसमें एकदम पाउडर फॉर्म सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू होता है। तो इसमें जो पत्तियाँ होती हैं उसकी बारीक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हरी भरी एकदम दिखाई देती हैं, झाड़ू नुमा देखा होगा, बौने पौधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए भैया, नीली क्रांति आ गई आप लोगों की। नीली क्रांति काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। यहीं पे हम बात करें अंडा। अंडा से क्या होगा भैया? कौन सी क्रांति होगी? रजत क्रांति, बिल्कुल सही, सिल्वर रिवॉल्यूशन। और यहीं मिल्क से बात करें, दूध से, तो कौन सी होगी? व्हाइट रिवॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, सफ़ेद क्रांति। और फसल से बात करें तो हरित क्रांति हो जाएगी भैया, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी दी हैं जो मैंने अभी ऊपर बोला है, देख सकते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बात करते हैं जो फर्व विधि है। क्या है? फर्व विधि से गेहूं की बुवाई कह सकते हैं किसने की है? जो फर्व विधि जो होती है गेहूं की बुवाई की मेथड ये विकसित की है, कहाँ से हुई है? ठीक है, तो लुधियाना से हुई है, या पंतनगर, या कानपुर, या करनाल? बताएं सारे लोग, तो ये कहाँ से हुई? फर्व विधि जो है पंतनगर ने विकसित की है। ठीक है, इस विधि में सिंचाई जल बचाने के उद्देश्य से ऊंची उठी हुई क्यारियाँ तथा नालियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियों की चौड़ाई इतनी रखी जाती है कि उस पर 2 से 3 कूड़ आसानी से बनाई जा सकें। नालियाँ सिंचाई के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, बिल्कुल सही बात है।
बहुत सही, गुड। काफ़ी आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज पढ़ाते हुए। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96, मतलब 96 क्वेश्चन। दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं? वाह क्या बात है क्वेश्चन। दलहनी जो फसलें होती हैं वो सर्वाधिक किस पोषक तत्व को कह सकते हैं अपना पसंद करती हैं, कह सकते हैं सबसे फेवरेट पोषक तत्व कौन सा होता है दलहनी फसलों का? तो आप लोग जान रहे होंगे जो फास्फोरस होता है। फास्फोरस का काम क्या होता है आप लोग जान रहे होंगे। फास्फोरस होता है जो उसकी रूट में पाया जाता है, रूट में मतलब रूट में जड़ों में क्या होता है, जो फास्फोरस जो होता है फास्फेट, तो अनअवेलेबल फार्म से अवेलेबल फार्म में पहुंचवाता है कौन, जो कह सकते हैं इसमें कुछ वो जैसे वाम होता है और पीएसबी वगैरह होते हैं, तो वो फास्फोरस को अनअवेलेबल फार्म से अवेलेबल फार्म में पहुंचा देते हैं। तो इसका जो कह सकते हैं दलहनी फसलों का मुख्य जो पोषक तत्व है सर्वाधिक कह सकते हैं फास्फोरस, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया भी है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्स, जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए ग्रंथियाँ नोडुल्स होती हैं, ग्रंथियों के निर्माण हेतु फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। चलते हैं 97 क्वेश्चन की ओर। दिख रहा होगा निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? देखिए भैया ये क्वेश्चन है ठीक ठाक, याद रखें। क्वेश्चन नंबर है मतलब 97, उसका ए ऑप्शन कह रहा है कि पंतेयल 406 है क्या? बिल्कुल सही है भाई, यही वाला है सही, इसी को सही करें आप लोग। ये बिहार राज्य के लिए काफ़ी मशहूर है भैया, काफ़ी मशहूर प्रजाति है और मसूर की ही मशहूर प्रजाति है। कहाँ में? बिहार में, ठीक है। जैसे हम लोग अगर मसूर लिखते हैं उसी प्रकार से बिहार में रा लास्ट में आता है, उसी प्रकार से मसूर में रा लास्ट में आता है, ठीक है। तो इसको ठीक है ध्यान रखें सारे लोग, पंतेयल 406। और यहाँ पे इसका कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम भी याद कर सकते हैं मसूर का, लेंस कुलिनेरिस। क्या लिया है? लेंस कुलिनेरिस या लेंस एस्कुलेंटा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, अगर ये ना दिया हो तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? ये तो सारे लोग जान रहे होंगे। यहाँ तो भैया मैंगो ही होगा, राजा ही, मतलब समझते हो राजा को, राजा जहाँ होगा तो राजा का ही राज चलेगा ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जान रहे होंगे मैंगो, और मैंगो कहते हैं फलों का राजा, तो उसी का क्षेत्रफल होगा ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है। इसका एरिया आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट पोजीशन हासिल किए हुए 38%। फिर उसके बाद नींबू वर्गीय आता है भैया, खट्टा मीठा खाओ, फिर उसके बाद केले खाओ, तीसरे नंबर बाय केले खाने मिलेंगे, पहले आम ही खाएं आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का आंकड़ा काफ़ी अच्छा यहाँ पे साबित हुआ। क्या है? गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नत्रजन की अगर आवश्यकता है, कह सकते हैं नत्रजन देने के लिए यूरिया की मात्रा पूछी गई है। 115 किलोग्राम नत्रजन अगर ज़रूरत है तब उसकी यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी, क्या होगी? बताएं सारे लोग, कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से जल्दी। कह सकते हैं यूरिया में जो 46% नत्रजन की परसेंटेज पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है, और क्या है 115 किलोग्राम हमें देनी है, और 250 की उसकी कह सकते हैं 250 वाला सही होगा, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर, समय कम है, उस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेलिंग लिखा होगा। क्या लिखा है? सेलिंग। आप लोग जान रहे हो सेलिंग किससे संबंधित है? सेलिंग आप लोग जान रहे होंगे, सेलिंग मक्का से संबंधित है। सेलिंग किसे कहते हैं? सेलिंग कहते हैं मक्का के, कह सकते हैं भुट्टे से, कोब से उसके ग्रेन जो अलग किए जाते हैं उसी को सेलिंग कहते हैं। कह सकते हैं रिमूवल ऑफ सीड फ्रॉम द कोब,
ठीक है। भुट्टा से दाना अलग करने की क्रिया आपकी सेलिंग कहलाती है। ठीक है। आपके क्वेश्चन यहाँ पे हुए कंप्लीट 100। ठीक है। आज आप लोगों ने मेरा काफ़ी साथ दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। बाय बाय।